कि जो लोगों की ज़मीनें होती हैं साझे खाते की, को शेयर होते हैं, उनकी ज़मीनों का पार्टीशन ये वर्षों से लटका रहता है और बहुत बड़ी लिटिगेशन भी इसमें होती है। और छोटी छोटी ज़मीन में भी कई कई हिस्सेदार होते हैं, तो उन हिस्सेदारों की ज़मीन वो कई बार बंटती नहीं है। कभी कभी आपसी कंसेंट के कारण के बाद भी वहाँ उनको बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, सालों साल तक उनके केसेस पड़े रहते हैं। हमने उसमें प्रावधान किया है कि जैसे बिल नोटिफाई होगा तो ऐसे सब को शेयर्स को एक नोटिस दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। उसमें ये चीज ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा, जो भाई बहन हैं आपस में या पिता पुत्र हैं उनके छोड़कर बाकी जितने भी जिनका पार्टीशन नहीं हुआ है, कई बार इकट्ठी जमीन लोग खरीद लेते हैं, इकट्ठी चलती रहती है। 30 दिन के नोटिस के बाद 6 महीने का उनको टाइम दिया जाएगा कि 6 महीने में अपनी कंसेंट से आप अपनी जमीन का पार्टीशन का एक प्रस्ताव ये दे दें और उसमें फिर तहसील ऑफिस के अंदर उसको मान्यता मिल जाएगी। 6 महीने के अंदर भी नहीं कर सकते तो अप्लाई कर सकते हैं, अनदर 6 मंथ्स उसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं। और 1 साल के बाद भी नहीं करते तो फिर उसके बाद हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट 3 महीने में अपने आप कर देगा, क्योंकि अब कोई पार्टीशन यानी कोई को शेयर जमीन जो है वो इकट्ठी रहने के बजाय उनके शेयर हो जाएंगे। अब उस शेयर का उपयोग अपनी अपनी जमीन का करें या इकट्ठा रखें, उनकी मर्जी है, लेकिन उसका पार्टीशन होना ये हमने जरूरी कर दिया है ताकि ये आगे के झगड़े खत्म हो जाए। बहुत से लोग तो अपनी जमीनों के छोटे छोटे हिस्सों को छोड़ के चले जाते हैं, बाद में उनका कोई मालिक होता नहीं है और वो अनक्लेम्ड सालों साल तक भी पड़ी रहती है। जैसे कई बार बैंक में कुछ अकाउंट्स के अंदर अनक्लेम्ड पैसा होता है, वो रिजर्व बैंक का उसका कोई ना कोई निर्णय उसको लेना पड़ता है। तो ऐसे सब चीजें सॉल्व करने के लिए ये 48 लाख ऐसे को शेयरर हैं ऐसी जमीनों में, खास करके एग्रीकल्चर लैंड में। जबकि हमारे फार्मर जो है, जो जमीन वास्तव में जो फार्मिंग करते हैं वो 16-17 लाख है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मिंग के बिना भी एक फार्मर के पास कई लोगों की जमीनें हैं। तो उस मामले को हल करने के लिए हमने एक एक्ट बनाया है। इसी प्रकार हरियाणा म्युनिसिपल सेकंड अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस लाना हो चेयरमैन के खिलाफ, क्योंकि हमने इसमें इलेक्शन चेयरमैन का और मेयर का ये डायरेक्ट इलेक्शन किया है, लेकिन अभी तक उसमें नो कॉन्फिडेंस का प्रावधान नहीं दिया गया था। अब कह दें कि वो गलती से ही छूट गया, वास्तव में कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको छोड़ने की, लेकिन जब कोर्ट में केस चला गया तब ध्यान में आया, तो फिर हमने उसमें नो कॉन्फिडेंस का प्रावधान किया है कि 50% पार्षद नोटिस दे और फिर अगर वो नोटिस आता है तो उसको 75% पार्षदों के बहुमत से और उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए 75% की यानी नो कॉन्फिडेंस की पारित करने की शर्त रखी है। इसी प्रकार हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेशन का एक्ट अलग है, म्युनिसिपल कमेटीज का अलग है, तो उसमें भी यही प्रावधान किया गया है नो कॉन्फिडेंस का 50% पेश करने के लिए, 75% पास करने के लिए। हमारे जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं एजी ऑफिस में, उसमें बहुत छोटा अमेंडमेंट किया है कि पहले उनकी अपॉइंटमेंट होती थी, अब अपॉइंटमेंट की बजाय उनको शब्द दिया है एंगेजमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट में 1 साल की अपॉइंटमेंट अब करते हैं तो 1 साल के अपॉइंटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। तो एंगेजमेंट है, 1 साल की है, अगले साल वही दोबारा भी रखे जा सकते हैं, नए भी लाए जा सकते हैं। संख्या किस? हाँ, उनका जो कोटा है। हाँ, हरियाणा कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल, जिसको हकोका हमने कहा था, महाराष्ट्र का मकोका उसके पैरेलल, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल एक चीज जो असेंट के लिए गया था, प्रेसिडेंट असेंट के लिए, तो वहां से लग करके आई, उस टेक्निकल एक चीज को ठीक करने के लिए उसको विड्रा करके नया बिल लाए हैं। टेक्निकल इतनी थी कि जो इस प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग थे उनके फोन्स को इंटरसेप्शन करने के लिए एक प्रावधान था, लेकिन ये टेलीकॉम जो एक्ट है भारत सरकार का, उसके अंदर जो प्रावधान है
उसको वो ओवर पावर करेगा, ये नहीं करेगा तो वो राइट पहले से ही इस प्रकार से दिया हुआ है पुलिस को, तो इसलिए वो प्रोवेल करेगा और इसको यहां से कम किया है। ऐसा एक टेक्निकल सा ही अमेंडमेंट है, अधिकार दोनों में ही है उसमें। फिर पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल है जिसमें महिलाओं की भागीदारी, पहले महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो 33% रिजर्वेशन है, नॉट लेस देन 33% ये लिखा हुआ है। सुझाव आया कि उसमें भी वैसे तो 41 से 43% तक मेंबर्स बन जाते हैं, उसका जो एक एक जब इकाई की जब संख्या गिनते हैं तो टोटल मिलाकर के वो संख्या बढ़ जाती है। कहीं कहीं जनरल पर भी महिलाएं आ जाती थी, वो अपने उसके ऊपर लड़ती थी। अब विषय था कि 50% लाया जाए, तो 50% रिजर्वेशन न ला करके हम 50% पार्टिसिपेशन किया है। और पार्टिसिपेशन का मतलब है कि लॉटरी सिस्टम से या ऑड इवन करके, उसके नंबरिंग है तो ऑड इवन करके महिला एक में और एक में अदर देन महिला, नेक्स्ट टाइम वो रिवर्स हो जाएंगे कि महिला पर अदर देन महिला और जहां अदर देन महिला है वह महिला हो जाएगी, ताकि 50% की सुनिश्चितता हो जाए। तो ये प्रयोग हरियाणा में हम पहली बार कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रदेश में अभी ये इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। हमने सुनिश्चित किया है 50% पार्टिसिपेशन। अदरवाइज जहां कहीं 50% रिजर्वेशन किया गया है वहां महिलाओं की संख्या 60-65% हो जाती है, तो ये फिर दूसरी तरफ लिंग असमानता हो जाती है। तो एक तरफ हम लिंग समानता की बात करेंगे, दूसरी तरफ असमानता हो जाए, फिर वहां खुशी शुरू हो जाती है कि भी अब पुरुषों का रिजर्वेशन कर दो 50%। तो उसका हल निकालने के लिए कि 50% पार्टिसिपेशन निश्चित कर दी गई महिलाओं की। अब अदर देन महिला यानी पुरुष या कोई बहुत थोड़ी संख्या में जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसको शब्द दिया है अदर देन वुमेन। अगर हम मैन वुमेन में बांटते हैं तो फिर वो चाहे थोड़ा ही पुरुष है ना, वो रह जाता है, उसकी कोई संख्या कहीं ना कहीं एक जगह जोड़नी पड़ेगी, उनको सबको उसमें डालते हैं। इसी प्रकार BCA, अभी तक केवल मेंबर ग्राम पंचायत, इसमें तो रिजर्वेशन थी एक मेंबर की, शायद एक की थी, हाँ एक की थी ना, एक मेंबर, हाँ BC जनरल एक मेंबर, यानी टोटल BC। लेकिन रिजर्वेशन का विषय जब BC के लोगों से बातचीत की तो उसमें ध्यान में आया कि BC-B को कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। BC-B के लोग तो जहां जहां होते हैं वो जनरली बाहुल्य में है, चाहे यादव हैं, चाहे सैनी हैं, चाहे गुजर हैं, और कौन आते हैं, यही मोटे तौर पर। लेकिन BCA इनके लोग चुन करके कम आते हैं, तो ऐसे BCA वर्ग का 8% का रिजर्वेशन ये पंचायत समिति मेंबर्स और जिला परिषद मेंबर्स इनमें रखा है, जिसमें अगर 2 से कम अगर ये फिगर आएगा तो 2 संख्या जरूर रखी है। नहीं, सरपंच में नहीं है उमा जी, सरपंच में तो नहीं है, हाँ अभी सरपंच में नहीं, केवल मेंबर पंचायत और पंचायत समिति मेंबर्स, या सरपंच में रखा है, सरपंच में है सर, अभी हमने किया है, हाँ सरपंच पे 8%, हाँ सरपंच में ब्लॉक में कुल संख्या जो है उसका 8%, और मेंबर पंचायत यानी पंचायत समिति उसमें 8% मिनिमम 2, लेस देन 5% वुड बी इग्नोर्ड, लेस देन 0.5, लेस देन 0.5% वुड बी इग्नोर्ड, 0.5% लेस देन 0.5 वुड बी इग्नोर्ड, 5.5 और मोर देन 0.5 विल बी टेकन एज 1। सरपंच में है, हाँ सरपंच में है बताया, बाकी पंचायत समिति मेंबर्स और जिला परिषद मेंबर्स। और इसी प्रकार तीसरा उसमें पार्ट है वो है राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल में अभी तक ये व्यवस्था कहीं नहीं थी, लेकिन पंचायती राज सिस्टम में राइट टू रिकॉल किया है। इसके अंदर जो मेंबर्स चुने गए हैं उन मेंबर्स में से 50% सरपंच, मेंबर पंचायत समिति, मेंबर जिला, पंच और सरपंच, मेंबर पंचायत समिति, मेंबर जिला, राइट टू रिकॉल राइट, वो करेंगे ना,
तो सरपंचों को पंच राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया है, नो कॉन्फिडेंस एक प्रकार का, और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके मेंबर्स को दिया है 50% मेंबर जो है वो नोटिस देंगे, और नोटिस यदि मिल जाता है तो फिर वोटिंग होगी। 75% मेंबर्स को उनको हटाने के लिए अनिवार्यता रखी है। तो इसलिए 75% मेंबर्स उनको हटा सकते हैं, इस प्रकार का उसके अंदर प्रावधान किया है। एक बिल है ग्राउंड वाटर बिल, जो हमारे यहाँ खास करके ग्राउंड वाटर के ऊपर जितनी भी अथॉरिटी है अध्ययन करने की, ग्राउंड ब्लैक जोन जो है, डार्क जोन जो है उसको डिक्लेयर करने की, या पानी को किस प्रकार से गाइड किया जाए जनता को कि पानी का कहाँ उपयोग कैसे करना है, ये एक सेंट्रल वाटर अथॉरिटी बनी हुई है पहले। लेकिन अब हमने प्रदेश भी अपना बना सकते हैं, तो हमने इस बिल के माध्यम से प्रदेश की अपनी वाटर अथॉरिटी बनाने के लिए एक प्रदेश ने अपना कानून पास किया है। अब हमारी अपनी अथॉरिटी होगी और इन सारी चीजों पर अध्ययन करने के लिए वो लगातार अध्ययन करेगी। सेंट्रल वाटर कमेटी तो कई कई वर्ष तक अपना एक जो पैरामीटर उसको लगाए रखते हैं, लेकिन अब लगातार जो है प्रदेश की अपनी जो वाटर बॉडी होगी, नई अथॉरिटी जो बनेगी, वो इसका निर्णय करेगी। दंड का प्रावधान इस विधेयक में ऐसे जो लोग जल संरक्षण नियमों का जो उल्लंघन करेंगे उनको दंड भी दिया जा सकता है, ऐसा ही अथॉरिटी उसके लिए तय करेगी। पहली बार जल संरक्षण नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके बाद उल्लंघन करने की दशा में 6 महीने का कारावास या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों का प्रावधान। क्योंकि जल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है, जल संरक्षण ये एक प्रकार का महत्व का विषय है, इसलिए इस अथॉरिटी को अधिकार दिए गए हैं। पंचायत विलेज लैंड्स रेगुलेशन एक्ट, इसमें बहुत लोग पंचायती जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं और वो कई कई साल तक छोड़ते भी नहीं हैं, और पंचायतें उनसे छुड़वा नहीं सकती हैं, कोर्ट में लिटिगेशन के विषय है। तो हमने एक तो उसमें जो अभी जुर्माना जो जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं उनके ऊपर फाइन का जो प्रावधान किया है, वो पहले बहुत थोड़ा फाइन था, 1 एकड़ का 2,000 रुपये से 5,000 रुपया, अब 2,000 से 5,000 रुपया प्रति एकड़। जबकि काश्तकार जो होता है वो किसी लैंड को ठेके पर लेता तो 40,000 से 60-70,000 रुपये तक उसका कंट्रैक्ट मनी होता है। तो इसलिए जुर्माना किया है कलेक्टर रेट का साल का 1% से 10%। वो पंचायतें जितनी वहां की वैल्यू हो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा करके जुर्माना कर सकते हैं। और कोई उस जमीन को खरीदना चाहेगा तो कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन को खरीद भी सकता है, और पंचायतों को निर्देश देंगे कि उस पैसे से वो और जहां कहीं जमीन मिलती है उसको खरीद सकते हैं, ताकि पंचायती जमीन भी उसमें बनी रहे। तो इस प्रकार का एक प्रावधान उसके अंदर किया है। बहुत ऐसा एरिया है जहां 50-50, 60-60 साल से लोग जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं, बहुत कम पैसा पंचायतों को आता है, इसलिए या तो वो उस प्रकार का पैसा देंगे जो 1% से 10% किया हुआ है, या उसको कलेक्ट्रेट के ऊपर खरीद लेंगे, ताकि इस विषय को हम उसको जनता की भी इसमें सुविधा है, पंचायतों की आमदन हो जाएगी, इसलिए सारे काम को ठीक रेगुलाइज करने के लिए सब किया है। एक बिल किया हमने जो लोकल एम्प्लॉयमेंट में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में रिजर्वेशन 75% हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिले। हालांकि एक बहुत टेम्परेरी सा प्रावधान HSA-DC के अंदर भी दिया हुआ है कि जिनको लाइसेंस देते हैं, जमीन देते हैं, तो 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन वो उसके अंदर कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, उसके अंदर कोई लेजिस्लेटिव प्रोविजन नहीं था। अब एक लेजिस्लेटिव प्रोविजन किया गया है, एक छूट जरूर दी गई है इंडस्ट्री के लोगों को कि वो एक जिले से 10% से ऊपर यदि रखना चाहें तो रखें, नहीं तो मैक्सिमम 10% पर हर जिले से रुक करके, और अगर 75% को वो 8 जिलों में, 9 जिलों में, 10 जिलों में ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। थोड़ा सा कई बार इंडस्ट्रीज के मन में भय होता है कि कहीं एक ही जिले के ज्यादा लोग आकर के या 2-3 जिलों के आसपास के लोग आकर के यूनियनबाजी करके उनको परेशान करते हैं। कुछ 1-2 उदाहरण भी वहां आए थे, जैसे हम देखते हैं मारुति का उदाहरण है, होंडा का उदाहरण है। तो उनको कहा कि भाई जिन जिलों से आप लेना चाहें लें, 10% से आप रोक भी सकते हैं ऊपर, और 75% आप अवश्य लें, इससे ऊपर लेंगे तो ठीक है।
उनकी योग्यता के व्यक्ति अगर नहीं मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद वहां कोई नहीं आता है, तो फिर वो बाहर से ले सकते हैं, ऐसी उनको छूट है। और ये 50,000 रुपए तक की सैलरी के लोगों के लिए ही किया है। इससे ऊपर के चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं चाहे टेक्निकल लोग हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो ऐसे ये कुछ जो बिल हैं ये जो पारित किए उनके बारे में मैंने आपको बताया है। 4 कॉलिंग अटेंशन में मोशन आए थे, जिसके अंदर एक लिकर की जो स्मगलिंग है, और उसी में खास करके जो अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं सोनीपत पानीपत जिलों के अंदर जो इलीगल लिकर के कारण से, और अब जहरीली शराब कहेंगे उसको तो और क्या कहें, जिस कारण से लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी हैं, और उनके खिलाफ जहाँ से बनती थी एक ठिकाना पकड़ा भी गया है। जो लोग सप्लाई करते थे वो लोग भी पकड़े गए हैं, 10-12 लोग उसमें अरेस्ट किए हैं। तो ऐसा एक दुखद ये घटना हुई है, उस पर भी चर्चा हुई। और निकिता कांड के ऊपर भी जैसा हम देखते हैं बल्लभगढ़ के अंदर ये जो घटना हुई, और इसमें क्योंकि ऐसा भी विषय ध्यान में आया कि हरियाणा में भी अन्य कई प्रदेशों की तरह धर्म परिवर्तन के कारण से भी शादी का प्रलोभन देकर के ये काम किए जाते रहे हैं, उसके ऊपर भी सख्त नोटिस लेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो कोई कानून बनाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने बनाया है। इसी तर्ज के ऊपर हम भी एक कानून बनाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन इसको सख्ती से निपटा जाएगा। उस परिवार को पूरा सहयोग सहायता वो सब दी जाएगी। एक IMR का रेट बढ़ गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ऐसा एक प्रकार से एक आरोप लगाया गया या एक विषय उठाया गया वहां एक माननीय सदस्य के द्वारा, लेकिन उसमें जो उन्होंने विषय उठाया था वो वास्तव में सत्य नहीं था, क्योंकि किसी एक अखबार की कटिंग को लेकर के वो रेजोल्यूशन लाया गया था। 46% या 47 बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। 46। हाँ, तो जो सत्य नहीं है, जिस समाचार पत्र ने वो छापा था, बाद में भूल सुधार उसी पत्र ने अपने की कि ये गलत आंकड़ा हम दे बैठे हैं, उन्होंने भूल सुधार करके वो किया, तो इसलिए वो सत्य नहीं है, इसको वहां हटा दिया गया। एक कॉलिंग अटेंशन मोशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर, जमीनों की रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर तरह तरह के आरोप लगाने जाने लगे, लेकिन जब विषय निकल करके आया तो ये बताया गया कि ये जो तहसीलों का इस प्रकार का विषय या अनऑथोराइज कॉलोनीज का विषय जो लोग रजिस्ट्रियां कराते हैं, ये बहुत पहले से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। हालांकि हमने तो 2014 में ही 25 दिसंबर को ई रजिस्ट्रेशन की घोषणा करके काफी कुछ उसमें कंट्रोल किया था कि अब रजिस्ट्रेशन जो है उनको कठिनाई ना हो, साथ साथ रजिस्ट्रेशन होती जाए। लेकिन फिर भी जो इलीगल कॉलोनीज का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। 2004 में, 2009 में, 2014 में, और हमने भी फिर 2016 में आकर के ऐसी कॉलोनियों को जिनको रेगुलाइज किया है, अप्रूव किया है, 2600 लगभग कॉलोनियां ये अप्रूव हुई हैं। और 2600 में से हमने 2016 में 650-680 लगभग ऐसी की थी। तो इसका मतलब ये भी उससे पहले से बन रही थी, और आज भी उस प्रकार की कॉलोनियां कई लोग उनके पीछे लगे हुए हैं और बनाते हैं। सस्ती जमीन खरीदना, बाद में जो थोड़ा लाचार लोग होते हैं, जो थोड़ा जिनकी जरूरत होती है, उनको महंगे भाव पर बेचना, और बिना किसी लाइसेंस के और इलीगल कॉलोनी वो बनाते हैं। आज भी अनुमान ये है कि लगभग 6000 कॉलोनियां छोटी बड़ी ऐसी हैं जिनको इलीगल कॉलोनी कहा जा सकता है। अब उन सब की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है। नया जो रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर बना है उसमें सेक्शन 7A, इसके अंतर्गत जो एरिया आता है वहां की रजिस्ट्री होती ही नहीं है, खास करके 1 एकड़ से नीचे। 1 एकड़ से ऊपर एग्रीकल्चर लैंड में रजिस्ट्री कोई भी करा सकता है। 1 एकड़ से नीचे अगर एग्रीकल्चर है तो परमिशन लेके करा सकता है, बिना उसके ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन अब 1 एकड़ से नीचे उस एरिया में जो 7A के अंदर है उसमें नहीं होगी। और ऐसे ही शहरी क्षेत्र में भी जहां इलीगल कॉलोनीज हैं उनको मार्क कर दिया गया। कुछ एरिया अभी भी अनमार्क्ड है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज का है, टाउन कंट्री प्लानिंग का, उसमें नहीं होगी। बाद में मार्क करने के बाद अगर क्लियर होगा तो रजिस्ट्री होगी, क्लियर नहीं होगा तो रजिस्ट्री नहीं होगी। और इस रजिस्ट्री में, इस सॉफ्टवेयर में तो जिन मकानों की या प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन होती है उसके ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट का सरकारी डिफॉल्ट अमाउंट है वो उसके साथ जोड़ दिया गया है, उस आईडी यानी उस प्रॉपर्टी आईडी के साथ। और वो अब रजिस्ट्रेशन के समय उसको पहले पे करना पड़ता है, तभी उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, नहीं तो नहीं होती है। इस प्रकार से अर्बन लोकल बॉडीज को 1 महीने में 7 करोड़ रुपया उनका रिकवर हुआ, जो पहले कभी होता नहीं था। तो इस प्रकार से रिकवरी का सिस्टम बन गया। इलीगल कॉलोनीज को आगे रोक दिया गया है,
5,000 कॉलोनीज का क्या करना है, इसका बैठ करके डिपार्टमेंट्स को कहा है कोई ना कोई हल निकाले, या तो उसको हम हटाएं और या फिर उसको भी रेगुलाइज करें। तो रेगुलाइज करने के कुछ हमारा जो पिछला कानून है उसके अंतर्गत वो नहीं आती हैं, तो कुछ उसमें संशोधन करके और इसमें जितनी रेगुलाइज हो सकेंगे उतनी रेगुलाइज करेंगे और जिनको हटाना होगा उनको हटाएंगे, या जो लाइसेंस ले लेंगे इन्हीं के ऊपर लाइसेंस भी ले सकते हैं। मानो किसी कॉलोनी में 2-4 घर ही बने हैं 5-10 एकड़ में और बाकी खाली है, तो वो 2-4 घर को छोड़ करके बाकी एरिया का अपना लाइसेंस ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान भी लोग आने लग गए हैं कि भी वैसे तो बननी नहीं है जमीन हमारे पास, हम लाइसेंस लेके बनाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जो आवास योजना है उसका ईडीसी बहुत कम है, तो हमने कहा कि उस ईडीसी के आधार पर आप अपना रेगुलर कॉलोनी बनाइए। अब इलीगल कॉलोनी का एक प्रकार से मोटे रूप से टोटल ब्लॉक हो जाएगा अभी तक जो हमारी योजना है। आज 2 घोषणाएं भी हमने की। एक HSIDC के जो प्लॉट्स हैं अनुसूचित जाति के लोग, चाहे आवंटित होगा किसी रिजर्व प्राइस पर या ऑक्शन में, जब सब लोग लेते हैं तो वो भी आके ऑक्शन में ले सकते हैं। 3 साल के अंदर अंदर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करते हैं या शुरू कर देते हैं, तो ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग का अगर वो प्लॉट है तो उसको 10% उस प्लॉट की कीमत में छूट दी जाएगी। एक दूसरा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्संस हैं, EWS हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनको केंद्र सरकार ने भी 10% की नौकरियों में और शिक्षा में रिजर्वेशन दिया है, हरियाणा सरकार ने भी वैसा ही 10% का आरक्षण को दिया है। लेकिन कुछ प्रांतों में पुलिस की भर्ती में एज रिलैक्सेशन दी गई है, हमने भी उसकी घोषणा कर दी है कि पुलिस भर्ती में 5 साल की एज रिलैक्सेशन ऐसे EWS के कैंडिडेट्स को ये मिलेगी। ये दूसरा विषय हमने किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हमारे लोगों ने बताया कि इस बार का जो फेस्टिवल एडवांस है, जो 12,000 रुपया 18,000 रुपया 2 राशियां तय की हैं ग्रुप C एंड D में। C में, D में 12,000 रुपया, C में 18,000 रुपया, जो 1 साल की आगे रेगुलर किस्तों में विदाउट इंटरेस्ट उनसे वापस लिया जाएगा, वो इशू हो गया है। और इस बार की जो कि दिवाली आ रही है, इसलिए सैलरी भी सभी वर्गों को, सामान्यतः तो 20 तारीख तक जाती है, लेकिन इस महीने में खास करके 10 तारीख तक ABCD सभी ग्रुप्स को चली जाएगी। 75% चली गई है, 25% बची है, आने 2-3 दिनों में वो क्लियर हो जाएगी। जो सबसे अहम विषय है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वो है किसान के हित में जो 3 कृषि विधेयक पारित करके केंद्र सरकार ने दिए हैं, उसकी एक चर्चा लगभग 3 महीने से, पहले वो अध्यादेश आए, 1 महीना उसके ऊपर चर्चा हुई, बाद में वो विधेयक पारित हुए, उसके बाद भी लगभग 20 सितंबर से लेकर इस समय तक चर्चा हो रही है। कांग्रेस के हमारे मित्र अपने आप जितना खुल के बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पीछे से सपोर्ट करते रहे हैं, खास करके कुछ किसान यूनियंस को, कुछ और लोगों को बहका करके कि भी हाँ ये किसान इस बिलों का विरोध किया जाए। उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो आज बिल्कुल उजागर हो गया। अभी तक तो मानते नहीं थे कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने चर्चा करनी है और एक अमेंडमेंट प्राइवेट बिल के नाते से वो लेकर के आए। LR से जब चर्चा की तो LR ने कहा कि किसी भी सेंट्रल बिल में जो खास करके यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जो विषय पर बिल बनाए जाते हैं उसमें अमेंडमेंट्स प्रदेश सरकार नहीं ला सकती। और वैसे भी जो कि वो पूरे समय का, पहले उन्होंने अध्यादेश में अमेंडमेंट किया था, अध्यादेश तो खत्म हो गए, बाद में विधेयक बन गए, तो विधेयक बनने के बाद उन्होंने नोटिस उसका दिया नहीं, वो पुराना लेके चल रहे थे, इस कारण से भी रिजेक्ट हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम इसमें एक अमेंडमेंट बिल लाना चाहते हैं। अमेंडमेंट बाद में क्या कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि एक बिल लाना चाहते हैं प्राइवेट, रेजोल्यूशन तो अमेंडमेंट अब लाए, बाद में उन्होंने कहा कि एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। तो उस रेजोल्यूशन को भी, क्योंकि 15 दिन पहले रेजोल्यूशन देना पड़ता है, कोई भी प्राइवेट मेंबर देता है, तो वो 15 दिन पहले नहीं लाए थे, 3 दिन पहले लाए थे, लेकिन उसमें भी देखा कि वही भाषा कि सरकार को कंडम करने की भाषा उसमें लिखी थी। तब ये विषय आया कि एक सरकारी जो रेजोल्यूशन है वो कभी भी लाया जा सकता है। तो जब उनकी बात सारी रिजेक्ट हुई तो उन्होंने कहा कि हमने बात तो जरूर करनी है,
तो फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की अनुमति उनको दी गई कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा हम करा सकते हैं, आपने जो बोलना बोलिए, लेकिन उसमें पूरी चर्चा होगी, दोनों पक्ष के लोग बोलेंगे। उस पर पहले वो तैयार नहीं हुए, बाद में जब वो अड़ गए कि हमें तो रेजोल्यूशन लेके आना है, रेजोल्यूशन लाया नहीं जा सकता, तो फिर ये विषय निकला कि उसमें एक सरकारी रेजोल्यूशन लाया जाए। उस पर वो मान गए कि ठीक है, सरकारी रेजोल्यूशन में हम अपना अमेंडमेंट दे देंगे। सरकारी रेजोल्यूशन पेश किया गया, आज उन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट पेश किया। अब जब चर्चा कराने लगे तो उनका चर्चा नहीं कराएंगे, बिना चर्चा के वोटिंग कराइए। अब जब पता है कि आपका मत अलग है, हमारा मत अलग है, तो जो अलग अलग मत होते हैं तो बिना चर्चा के, बिना कौन सा मत ठीक है, ये कैसे पता लगेगा? तो डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं होता कि जब दो अलग अलग मत हों उनके ऊपर सदन में चर्चा ना कराई जाए। आखिर में हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब ने ये निर्णय दिया कि आप चर्चा करिए, आपके 2 आदमी बोले, 4 बोले, 10 बोले, आज सारी रात बोले, सुबह 4 बजे तक बोले, कोई हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन चर्चा करनी पड़ेगी। इस विषय को लेकर के 2 घंटे उन्होंने व्यवधान डाला विधानसभा की कार्रवाई में, बीच में एक बार एडजर्न हुआ, दूसरी बार एडजर्न हुआ, आखिर तक उन्होंने कहा कि हम चर्चा नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक इतिहास में शायद ही कभी ऐसा उदाहरण आया हो कि जब पक्ष कहता है, सरकार कहती है कि चर्चा कराओ, और विपक्ष कहता नहीं चर्चा नहीं कराएंगे। हमेशा विपक्ष के लोग चर्चा पर आग्रह किया करते थे, सरकार उसको टालती रहती है, सरकार के नाते से लगता है कि भी विपक्ष के लोग फालतू बात करेंगे। आज उन मुद्दों पर हम कहते चर्चा कराओ, वो कहते चर्चा नहीं कराएंगे, पहले वोटिंग कराएंगे। और आखिर तक, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा था नहीं, उनके पास विषय नहीं था, हमने सारे विषय बताए कि इन तीनों बिलों के क्या क्या लाभ हैं। और मतलब कुल मिलाकर के विपक्ष की इस कार्रवाई के ऊपर कतई संतोष नहीं है। और विपक्ष की तो एक आदत बन गई है कि पहले हम अपनी बात कह देंगे, फिर सत्ता पक्ष के चाहे सदन नेता ने भी अपना उत्तर देना हो, उस बात को सुनते नहीं है। ये वास्तव में निंदनीय है। लोकतंत्र है, आप अपनी बात कहिए, बाद में सरकार की बात सुनिए, और अंत में जो निर्णय सदन का होगा वो होगा। बिना चर्चा के वोटिंग का कभी आज तक, और वो भी उस विषय पर जब मत अलग अलग हो। हाँ, एक मत है किसी चीज पर तो बिना चर्चा के भी पास होता है। एक रेजोल्यूशन कल आया था, जो एक मत थे सब लोग, बिना चर्चा के हो गया। वो रेजोल्यूशन क्या था कि विधानसभा के भवन में हमारा कुछ हिस्सा, जिस पर आज भी पंजाब का कब्जा है, 20 कमरे ऐसे हैं जो 1966 में हमको मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, अपना कब्जा बना के रखा, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। इस पर सबका एक मत था, 5 मिनट में एक रेजोल्यूशन आया, सबने कहा कि हाँ ठीक है, हमको मिलना चाहिए, रेजोल्यूशन पास हुआ, बात खत्म हुई। आज हमने गवर्नर पंजाब को, एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ को वो रेजोल्यूशन उसका दिया है, लेकिन मत भिन्नता हो और चर्चा नहीं कराएंगे, ये सिद्धांत नहीं है डेमोक्रेसी का। तो हमने तो ये कहा कि हम चर्चा कराएंगे, किसान के बिल पर चर्चा करो, किसान के बिल पर चर्चा करो। उनका हम चर्चा नहीं करेंगे, तो एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ये उन्होंने किया है, क्योंकि वो केवल जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। और विरोध करने की, यानी सदन में विरोध ना करके जनता में विरोध करने का उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम जनता के बहुत बड़े काम को करते हैं, और वो बहकाते हैं जनता को, जैसे झूठ बोलने का काम। एक उदाहरण मैं बताता हूं, तो जैसे जर्मनी में हिटलर के समय उनका प्रोपेगेंडा मैनेजर होता था गोएबल्स, और गोएबल्स का एक सिद्धांत था कि किसी झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच होता है। वो अपने जमाने में कर लेते थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक उनकी दाल नहीं गली। जर्मनी में बहुत जल्दी हिटलर के पैर उखड़ गए थे। कांग्रेस भी उसी प्रकार से अपना व्यवहार दिखाती है कि हम 100 बार झूठ बोलेंगे किसानों के बारे में, किसान किसान कह करके, और शायद हम लोगों को बहका लेंगे। आज किसान जो है वो बहकता नहीं है, बल्कि किसान को अब बात समझ में आ गई है कि उसको क्या करना है और क्या कहना है। मैं तो कई बार कहता हूं कि जैसे ये हमेशा जो कुछ बोलते रहते हैं उसमें शायद हमको ही ये सुनाते हैं कि बड़ौदा के चुनाव में जैसे बार बार आता रहा कि बड़ौदा का चुनाव ये हम जीतेंगे और कल ही सरकार गिर जाएगी। बड़ौदा के चुनाव में भी किसानों के ऊपर ये खूब बोले, और बाद में इस सीमा तक आ गए कि जैसे बड़ौदा का जो चुनाव का जनमत वो सारे प्रदेश पर लागू नहीं होता। वैसे तो इनकी को जीतने की स्थिति है भी नहीं। अगर ये हार गए तो मेरा तो यह कहना है कि आत्मचिंतन इनको करना चाहिए, लेकिन जीते या हारे कम से कम एक सीमा जो होती है उसमें अपने आप को बढ़ा के रखना चाहिए।
और ये जो हसरतें पाले हुए हैं, हसरतें पालें न पालें इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो ऐसा कहते हैं जैसे हम ख्वाब लेना कोई मना थोड़ी, हम कहते हैं ख्वाब लो, लेकिन ख्वाब में और वहम में अंतर होता है। वहम ना पालो, ख्वाब लो, दिन में लो, रात को लो, लेकिन आपके ख्वाब आपकी हसरतें पूरी करने वाले नहीं हैं। तो ये इस नाते से हमने उनको आज सदन में ना होते हुए भी आप लोगों के माध्यम से उनको ये बात पहुंचाई है। मोटे तौर पर इतने ही सारे विषय 2 दिन के अंदर आए थे और आप तक जो बातें पहुंची हैं विपक्ष के लोगों ने भी पहुंचाई हैं। आपको कोई बात लगती है? एक बात मुझे ऐसा लगता है बाकी सारी आपने आपकी सरकार की तरफ से विधानसभा में सारी बातें जवाब दे दी गई हैं। तस्वीर का ध्यान दर्शन प्रस्ताव के जो जवाब दिया गया था उसमें 2 डिपार्टमेंट की मांग थी, गृह मंत्रालय और एक्साइज लेजिस्लेशन का। 20 साल में शराब वाला मामला में गृह मंत्रालय से संबंधित तो दे दिया जवाब। उसमें सवाल ये उठाया गया था चर्चा के दौरान कि जो तो L1 और L13 की जो हमारे पास 2 बार आपने डीसी के माध्यम से कराई थी, एक बार एक्साइज लेजिस्लेशन में कराई थी, जो शराब वहां पर कम मिली या ज्यादा मिली उसका उत्तर शायद सरकार की तरफ से दे नहीं पाई, या शायद मिनिस्टर को देना चाहिए था या वो रह गया कि गलती से। अगर आपके पास कोई जानकारी है उसमें क्या क्या सवाल उठाएगा तो आखिर उसका किया क्या, इतने को जुर्माना किया, जब किया नुकसान हुआ नहीं हुआ, तो अगर आप ट्रेस नहीं करते। डिपार्टमेंट ने उस सारे की पहचान कर ली है कि कहाँ कितनी शराब उस दिनों में कम पाई गई और कितनी शराब जहां जहां सरप्लस पाई गई। दोनों तरह के केस हैं, कुछ सरप्लस पाए जाने वाले भी हैं और कुछ कम पाए जाने वाले भी हैं। तो उसका अभी फाइल में उन्होंने निर्णय करना है कि कितना जुर्माना, क्योंकि उसमें एक डिस्क्रिशन है और उसमें भी कई बार अकाउंटेबिलिटी में छोटी मोटी गड़बड़ होती है बोनाफाइड मिस्टेक से, और कभी कभी मेलाफाइड ऐसी इंटेंशन होती है कि वो कहीं से स्मगलिंग करके लाया, दिखाया नहीं है। तो उसका अध्ययन करने के बाद उसके जुर्माने की राशि तय करनी है। डिपार्टमेंट के पास सारा आंकड़ा आ चुका है और जैसे वहां से आएगा वो फाइल फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी आएगी और निश्चित रूप से उसमें जो जुर्माना बनता है पूरे का जुर्माना लिया जाएगा। और जुर्माना भी कम नहीं बनेगा, वो कई करोड़ में बनेगा, अच्छी बड़ी राशि बनेगी और सबसे वो वसूल किया जाएगा। और जहां तक उन सारे विषयों पर और जो मुद्दे आए थे उसके अंदर ये जो लॉकडाउन के समय 105 पास इशू किए गए थे, और वो पास इशू क्यों हुए, एक सिस्टम है वहां के जो पास जिसको लेना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो जो अप्लाई करता है उसको पास मिल जाता है। तो ऐसे एडवांस के पास भी उसमें मिल जाते हैं जिन लोगों को अपनी सप्लाई लेनी होती है। तो एडवांस के पास उन्होंने 155 कटा रखे थे। लॉकडाउन लगने के बाद सप्लाई रोकी गई तो सप्लाई उन 105 में से सिर्फ 2 पास पर सप्लाई हुई है। अब वो 2 पास पर सप्लाई हुई तो उसकी जानकारी मिल जाएगी कि वो 2 पास उसी समय जिस दिन मानो लॉकडाउन हुआ उसी टाइम में हो गया, उसी दिन में हो गया, किसी ने जानबूझ के किया, अनजाने में हो गया। तो मैं समझता हूँ 105 में से सिर्फ 2 पास पर सप्लाई होना ये बहुत बड़ा ऐसा अपराध नहीं है जिसका कोई हमें बहुत बड़ी चिंता है। वो 2 आदमी ने गलती की होगी, वो सामने आ जाएंगे। और उसमें भी जो सप्लाई हुई है सिर्फ 725 केस कंट्री लिकर के हैं। तो जो 725 केस कंट्री लेकर के हैं उसमें जो एटीओज हैं और जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको चार्जशीट भी कर दिया गया है। अब चार्जशीट में अपना उत्तर देंगे कि उनकी गलती है या नहीं है या ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ये सारा उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और इसके अलावा कोई मूवमेंट लेकर की उसके बाद नहीं हुई है। और 41 CL 43 IMFL जो होलसेल जो लाइसेंसेज है उनको नोटिस दे दिए गए हैं। उनकी हियरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और उन पार्टीज को 10 दिन के अंदर अंदर और इनके ऊपर जो फाइन है वो पेनल्टी जो है इम्पोज करके उनसे वसूल किया जाएगा। 41 CL हाँ ठेकेदार हैं, कंट्री लिकर ठेकेदार है, होलसेल लाइसेंस जिनके पास है। जहां ज्यादा पाई गई कम पाई गई उनका वो जो मैंने बताया था कि बहुत जल्दी उनके ऊपर फाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आज डिपार्टमेंट ने कहा कि बहुत शॉर्टली यानी 10 दिन के अंदर अंदर वो उनसे फाइन उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। एक हमने कोविड सेस लगाया था उसकी भी जानकारी डिपार्टमेंट ने दी है। 170 करोड़ रुपया इस समय तक कोविड सेस जो है वो कलेक्ट किया गया है जो इस कोविड के खर्चों में और वो उसको लगाया जाएगा, उसको काम किया जाएगा।
जहां तक एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन है, वो एक्साइज ड्यूटी पिछले साल इन महीनों में जो आ रही थी उससे भी ज्यादा आई है। जिन 2 महीनों में बंद रहा था, ये शराबबंदी थी, उनकी नहीं आई है, लेकिन उसके बाद चौथे महीने से वो लगातार एट पार आने के बाद अब वो उस एक्साइज को बढ़ गया है, बढ़ गई है। और पिछले 2 महीनों की जो कमी है, हो सकता है इस साल में हम एक्साइज का जो अपना टारगेट है, जो 7,000 करोड़ रुपए का है, 7,200 करोड़ रुपए का, उसको हम पूरा कर लेंगे। पिछले साल 6,600 करोड़ था। एक आपने जवाब दे दिया सोनीपत और पानीपत का, जहरीली शराब से जो बड़ा इशू बना है पंजाब में, क्योंकि 100 लोग मर गए थे, और हरियाणा में ये बड़ी घटना 47 लोगों के मरने की आई है। हालांकि मंत्री जी ने तो जवाब दिया कि 5 लोग सोनीपत में और 2-3 शायद पानीपत में है। तो अब क्योंकि एक बड़ा विषय, गंभीर विषय आ गया कि हम शराब भी बेच रहे हैं, हमारी दुकानें भी खुली हैं, हिम्मत के लॉकडाउन के बाद भी परमिशन के साथ खोल दी गई थी। ये कौन लोग इसमें शामिल हैं और किनकी बिना में चल रहे हैं, जबकि इतना बड़ा घोटाला हुआ, आपने जब जांच करवाई, फिर भी क्या पुलिस और वो जो लोग थे, मतलब कहाँ है ये? ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक ये जो जहरीली शराब बनाने का, इसका उन डिस्टिलरी से या जो दुकानें हैं, ठेकेदार है, लाइसेंस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक घर में अलग से इलीगल लिकर बनाने की एक पकड़ा गया है, घर में कुछ सामान पकड़ा गया। अब उसको फैक्ट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा कोई एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। 2-3 ड्रम भी मिले हैं, कुछ बोतलें खाली मिली है, कुछ ढक्कन मिले हैं, जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं उसके ऊपर वो लेबल जो है वो वही लगा रहे थे जो एक आम डिस्टिलरी की फैक्ट्री का होता है। एक क्या माल्टा, क्या होता है, माल्टा नाम से कुछ होता है, मस्ती माल्टा। तो मस्ती माल्टा नाम का एक उसके ऊपर लेबल लगी हुई बोतलें वहां मिली हैं, लेकिन वो बोतलों को कंफर्म कर लिया गया है कि वो जो सील है या बाकी चीजें हैं वो फैक्ट्री की नहीं है। इसका मतलब इलीगल काम हो रहा था और वो घर से भाग गया था व्यक्ति। बाद में कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, वो स्वयं तो नहीं मिला, लेकिन उनकी सारी चीजें जब्त कर ली हैं। और जहां से वो शराबें बेची गई थी वो भी जगह मिल गई है। पानीपत के उस एरिया में झनौली रोड पर तो एक महिला को पकड़ा गया है और उस महिला के बल्कि शायद पति, उसकी भी डेथ हुई है। तो इस प्रकार से एक नेटवर्क अलग से है जो नकली शराब को बेचता है। तो ये ठिकाने सब पकड़े जा रहे हैं, जहां जहां भी मिलेंगे वो सारे ध्यान में किए जाएंगे। अब वो एक ही स्थान से सप्लाई होती थी या अलग अलग स्थानों पर और भी मिलेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन अब इसके ऊपर काफी नुकसान तो काफी हो गया। अनऑफिशियली तो शायद 40 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है, लेकिन ऑफिशियली इतना संख्या इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों को शमशान घाट में जब दाह संस्कार कर दिया गया है, अब उसका कोई तो कहते हैं सारे के सारे शराब पिए हुए थे, कोई कहते हैं वैसे नेचुरल डेथ भी कुछ थी। तो वो चूंकि रिपोर्टेड नहीं है, उनका कोई अस्पताल में या कहीं पुलिस में उनका कोई डाटा नहीं है, ना किसी ने एफआईआर कराई, ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ। जिनका पोस्टमार्टम हुआ वो सारे रिकॉर्ड पर है। और ये कोई घटना पहली बार हुई ऐसा नहीं है, ये अलग अलग प्रांतों में भी, हरियाणा में भी समय समय होती है और उस समय पुलिस जो है एक्शन लेती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। आज जैसे वहां बताया गया 1980 से रिकॉर्ड में आ रहा है कि नरवाना में भी 40 मौतें हुई, चौसाला में 28, बेलरखा में 9, डूमरखा में 7, ये शायद वो नरवाना इकट्ठी हैं 40 में, ये सब उसी एरिया में है, नरवाना के एरिया में। तो ऐसे दिसंबर 82 में कालामाली सिरसा में मौतें हुई, 2003 में, 1996 में, 97 में, 2006 में। तो कई सालों की घटनाएं हैं। अभी पीछे पंजाब के अंदर हुई, बहुत बड़ी घटना हो गई थी, शायद 100 के आसपास लोग मारे गए थे। हाँ, तो ये जो एक इलीगल काम करने वाले जो लोग हैं, ये सब जगह होते हैं, सब समय पर जो पकड़े जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक लव जिहाद का मामला लगातार उठ रहा है, तो उनको लेकर के आपने भी कहा कि कानून बनाया जाएगा, तो कब तक वो कानून बन रहा है? और आपने कहा केंद्र सरकार से अभी हमारी इसके तुरंत बाद अगली जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हम इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, फिर डिपार्टमेंट उसका एक मजमून बनाएगा और उससे पहले जो जानकारियां वो सारी जुटाई जाएंगी और कोई एक सख्त कानून, ताकि लोभ लालच में धर्म परिवर्तन के उस उद्देश्य से ये जो प्यार शादी जो होती है इसको रोकने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। और इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई वर्ग समाज का कोई इसका विरोध करेगा, हर सेंसिबल आदमी इसका सपोर्ट करेगा। विधानसभा से एक सवाल है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई जिस तरह महाराष्ट्र में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक के बाद दूसरा केस उस पर रजिस्टर कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस। देखिए, वैसे तो
डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बोलने का, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार सबको है। एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे कोई ना जाए तो उससे नीचे सब बोल ही सकते हैं। अब विपक्ष के लोग एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते हैं, लेकिन सीमा उल्लंघन नहीं हो तो हम सब चलते हैं। उन्होंने कोई ऐसा सीमा उल्लंघन का काम किया, ऐसा नहीं है। अपने चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जैसा भी वो अपनी बात रखते थे। अब उनकी गिरफ्तारी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में नहीं है, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। हाँ, उनके खिलाफ अगर कोई किसी को शिकायत थी तो कंप्लेंट दे सकते हैं पुलिस में, पुलिस उसकी जानकारी लेती। लेकिन वहां वो गए हैं और वहां की पुलिस एकदम उनको गिरफ्तार करे, ये उचित नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है। जैसा कि चंडीगढ़ ने आज एक लेटर जारी किया और कहा कि जो पटाखों से प्रदूषण हो रहा है वो पूरी तरीके से बैन किया जाएगा, ना पटाखों की बिक्री होगी और ना ही पटाखे जो यहाँ पर खेले। हरियाणा समय कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि कई राज्यों की राज्य सीमाएं लगती है, तो प्रदूषण के मामले में पटाखों को लेकर हरियाणा का क्या स्टैंड? देखिए, अभी 5 मिनट पहले हमारे डीसी जी, क्योंकि अब आजकल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम ऑफिस डीसी जी हैं, और हमारी लिफ्ट में ही बात हुई है यहाँ आने से पहले तो ये विचार बना था कि हम अब इसको एनसीआर एरिया और इधर सिर्फ पंचकुला यहाँ तक सीमित रखें, लेकिन अब निर्णय आज ये किया है कि पूरे हरियाणा में हम इसको बंद करेंगे। कल इसका नोटिस निकल जाएगा। सीएम साहब, जिस तरह से जो कृषि बिल, सर इधर जो केंद्र द्वारा जो कृषि कानून बनाए गए हैं उसको लेकर जो धन्यवाद प्रस्ताव जो दिया गया विधानसभा में, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध किया कि वो चर्चा नहीं करना चाहते, इससे सीधे वोटिंग करना चाहते हैं। उनका कहना है, उनके पार्टी के विधायकों का, सदस्यों का, कि चूंकि लोकतंत्र में जो बहुमत है, बहुमत की सरकार है, तो केवल बस आपस की जीत कराना चाहती है, और अगर वोटिंग की भी बात हो रही थी वो नहीं कराएगी, नेम करके निकाल दिया गया जबरदस्ती। वैसे तो मैंने अपनी बातचीत में सारा विषय स्पष्ट कर दिया है। मुझे मालूम नहीं आपका ध्यान कहाँ था उस समय मुझे मालूम नहीं, आप कहीं और का विचार कर रहे होंगे, कोई और आगे गुत्थी चल रही होगी दिमाग में। मैंने बता दिया कि लोकतंत्र की जो आप बात कह रहे हैं, खुद ही कहा सर कि आप अपनी बातें हम लोगों के माध्यम से उनके पास नहीं, चले गए, तो हम भी अगर उनकी बात सुन के आए हैं तो नहीं, बिल्कुल मैंने उनका जवाब दे दिया। मैं बता रहा हूं कि कभी भी कोई रेजोल्यूशन आता है उसमें लोकतंत्र का तकाजा यही है कि पहले उस पर चर्चा की जाए और चर्चा करने के बाद उस पर वोटिंग की जाए, और खास करके तब जब किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष दोनों का मत अलग अलग हो। मत एक हो तो चर्चा की भी आवश्यकता नहीं होती है। मैंने उसका उदाहरण दिया अभी। इसलिए मत अलग अलग है और वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो कुछ कहा है उसके ऊपर मत विभाजन कराओ, उसके ऊपर वोटिंग कराओ। ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में जिसका बहुमत है जीत उसकी होगी, उनको भी पता, हमको भी होता है। लेकिन जब हम उनको कह रहे हैं कि आप बहुमत में नहीं हो, विपक्ष में हो, फिर भी चर्चा करो, आपकी बात हम सुनना चाहते हैं, हो सकता है उनकी बात से हमको कुछ बात समझ में आ जाती और नहीं तो हमारी बात सुन के उनको कुछ समझ में आ जाती। विधानसभा में बोलने का अधिकार तो सबको है, बल्कि उनके विपक्ष में ही 2 ऐसे साथी जो बोलना चाहते हैं उनको भी बोलने नहीं दिया उन्होंने। उससे पहले ही वो बाहर निकलते हैं, शोर मचाते हैं, और शोर मचाने में भी विधानसभा के 2 घंटे खराब करते हैं। जब 2 घंटे खराब करते हैं तो आखिर सदन को चलाने के लिए स्पीकर को कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। उन्होंने अपना निर्णय लिया, पहले वार्निंग दी, फिर नेम किया, फिर आधा घंटा एडजर्नमेंट की। तो इतने सारे सिस्टम को बढ़ाने में, इतना जब कोऑपरेटिव सिस्टम विधानसभा का चल रहा है, तो मैं उनसे पूछता हूं आपके माध्यम से, आप उनको जाके पूछिए, आप उनको जाके पूछिए कि मुख्यमंत्री ये पूछ रहे हैं कि अगर चर्चा करा लेते और उसके बाद वोटिंग कराते। हमने टाइम दिया कि ऐसा नहीं कि कोई 2 लोग 4 लोग बोले, 90 के 90 लोग अगर बोलना चाहें, स्पीकर साहब के मन में भी कोई इच्छा हो पूछने की, तो उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर को ऊपर बैठा दे, स्पीकर साहब नीचे आके पूछ ले बेशक। 90 के 90। मैं तो नेता सदन के नाते बात बता ही रहा हूं, अपनी जो करने की कर ही रहा हूं, सबको हमने खुली छूट दी। लेकिन उसके बाद भी 2 सदस्य जो नेता हमारे इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला, वो बोलना चाहते हैं। फिर एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं बोलने दे रहे, वो नहीं, बिना बोले वोटिंग कराओ। तो इसलिए लोकतंत्र के कुछ पैमाने होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। सर, एक सवाल है मेरा। जैसा कि आपने 75% जो रोजगार का कानून पास किया है,
देखिए, मुख्यमंत्री से पहले आपने बहुत इलाकों का दौरा किया और हर एक जिले से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आपने देखा होगा जितने भी उद्योग हैं उसमें बाहरी लेबर, चाहे आसाम की हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी इलाके की हो, उनकी बहुतायत संख्या है। और यही कारण है कि जो भारी बल वाला काम है वो लोग भी कर लेते हैं। कई जगह मशीनें नहीं है, वो भारी बल वाला काम। ऐसे में जब से लॉकडाउन हुआ और आज की स्थिति तक कई ऐसे उद्योग हैं जो बंद हो गए, जिनके पास ना तो स्थिति ऐसी हो पाई कि वो उभर पाए। ऐसे में सरकार उनकी मदद की ओर क्या सोचती है? और दूसरी ओर ये 75% का जो खाका आपने तैयार किया उसकी परिपूर्णता कैसे करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो कि 75% अगर यहाँ के लोग उपलब्ध होते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री तो इनको लगाएंगे। मान लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ के लोग आते ही नहीं आगे तो नौकरी करने के लिए वो आएंगे, उनको लगाएंगे। इसलिए उनको आना मना नहीं है, कोई उनके लिए बैन नहीं है, आ सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार देना, दिलवाना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। और मोर ओवर इसमें एक विषय और मैं पहले भी बताया फिर बता रहा हूं कि इंडस्ट्री से पहले दो हेतु होते थे इंडस्ट्री के लिए हमारे सामने। एक होता था एम्प्लॉयमेंट, एक होता था रेवेन्यू। रेवेन्यू पार्ट अब गायब हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्शन होती है उसकी कंजम्पशन कहां होगी? जीएसटी वहां मिलेगा। पहले वैट यहां मिलता था सारे का सारा, अब जीएसटी वहां मिलेगा। यहां कार बनेगी, केरल में कोई यूज करेगा तो उसका जीएसटी केरल वालों को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, या नहीं होगा? अब तो रहेगा केवल एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा लोग यहाँ के एम्प्लॉयमेंट अगर लेंगे तो उनको कम से कम जो सैलरी मिलेगी, इकोनॉमी प्रदेश की बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, उसमें से जो जीएसटी का लाभ हो जाएगा। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि हमारे प्रदेश की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिले। ना एम्प्लॉयमेंट अगर वो लेने वाले मिले उनको तो बाहर के लोग ले सकते हैं, ऐसा उसमें से विषय है। इधर हरियाणा हमेशा पंजाब को वो बड़े भाई का सम्मान देता है। आज आप मिलकर आए, जब से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के द्वारा पदभार संभाला गया है, इस 60-40 के रेशो के लेकर लगातार वो मुलाकात भी करते रहे हैं। जो हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की आज बात हुई है वो पहले भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में। Don't you think it's the right time to adopt some legal ways to get your rights? जो आपके अधिकार बनते हैं उनके लिए लीगली आप लोग हम लोग जो है आगे बढ़े उसके लिए। देखिए, क्योंकि आज पहली बार इस लेवल का जो डेपुटेशन है आज हमारा उनसे मिला है। इससे पहले स्पीकर साहब मिलकर आए, उन्होंने जो 3 मेंबरी कमेटी बनाई थी चीफ इंजीनियर ने, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने कहा कि मैं फिर एक बार उस कमेटी को कहूंगा कि वो अपनी रिपोर्ट दें, सारे की पैमाइश करें और उसमें जितना 40% शेयर जो हरियाणा का बनता है हरियाणा को दें, 60% उनको दें। हमने एक नई बात जो उनको बताई, उन्होंने कहा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ विधानसभा में रिकॉर्ड है उस समय का 1966 का। हमने कहा कि हम वो रिकॉर्ड आपको उपलब्ध कराएंगे। वो रिकॉर्ड अगर ठीक से किया हुआ है तो उसके हिसाब से फैसला करें। उस रिकॉर्ड में कोई आपको आज भी डाउट लगता है तो 60-40 का आज करा लें, भवन तो वही है, कोई अलग तो कुछ भी है नहीं। और उस रिकॉर्ड में तो बाकायदा सीरियल नंबर ऑफ रूम्स ये दिए हुए हैं और उसमें 20 कमरे ऐसे हैं जहां उनका जो कबाड़ होता है ना फर्नीचर का, वो डाल के रखा हुआ। बल्कि जब से ये थोड़ा सा विषय लाइमलाइट हुआ है तब से उन्होंने कबाड़ हटा करके और एक टेबल 2 कुर्सी लगा के ताला लगा दिया, भाई ये हमारे क्लर्क का कमरा होगा, ये हमारे पीएन का होगा, इसका उसका, वो लगा रखे। इसलिए हम उसको पूरे आखिर तक लेकर के जाएंगे। और ये विषय एक प्रकार का पॉलिटिकल ज्यादा है, तो पॉलिटिकल इश्यू है तो पॉलिटिकल तरीके से उठाएंगे। एक विषय ये भी उठाया लास्ट विधानसभा के अंदर एससीटी बनी थी शराब घोटाले पे, आपने कहा जुर्माने को लेकर के कुछ दिन में डाटा सामने आ जाएगा, लेकिन उसकी सीबीआई जांच को लेकर के भी कुछ सदस्य मांग कर रहे थे। देखिए, जब कोई जांच हमारे अपने सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो करने में सक्षम है, हमने कोई चीज छुपाई नहीं है। एससीटी ने जो जांच करके दी है, जो सिफारिशें की हैं, उसके हिसाब से एक विजिलेंस की बात की गई, विजिलेंस वाले उसको कर रहे हैं। एक जो एफआईआर हुई है कला रामचंद्रन की, अलग एक टीम बनाई है, वो उसके अंदर जांच कर रही है। और इधर 2 जो ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स को एक्सप्लेनेशन उसका जो मांगा हुआ है, उनका जवाब आने के बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। जहां ये कम ज्यादा शराब पाई गई है वो मैंने बताया कि उसका जुर्माना हो जाएगा। तो आखिर जो चीजों का प्रावधान सीधा सीधा है, कोई चीज में छुपी हुई रह नहीं गई है। कभी कोई चीज अनसॉल्व होती है, मिस्टीरियस होती है, या किसी को जो वर्तमान फाइंडिंग्स है उसके ऊपर अविश्वास हो जाए, कोई इसमें कारण नहीं है किसी प्रकार का सीबीआई को देने का। सीबीआई को देने के कुछ ग्राउंड्स होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।